Hello friends, welcome back to my channel Commerce Lectures for the classes 9 to 12। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करेंगे? इस सेशन में हम कवर करेंगे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, ये कवर करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्लस वो किस तरह से कैटेगराइज्ड हैं, किस किस पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं, कितनी टाइप्स की हो जाएंगी, ठीक है, या फिर किस सेक्टर्स में कैटेगराइज्ड है। आज हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे एज द नेम सजेस्ट, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस से कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। राइट, देख लेते हैं ये होती क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है? कोई भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है या फिर कोई एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, या तो बिजनेस कर रही है या कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। ठीक है, इन रिटर्न फॉर अ प्राइस, वो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए कर रही है, तो वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मैंने कहा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस कर रही है या फिर एक कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि वो या तो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है या सेल कर रही है, या सर्विसेज भी सेल कर सकती है। ठीक है, सो या तो वो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स में इंगेज है या सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में इंगेज है। ये होती है हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज। अगर इस तरह की एक्टिविटी में वो इंगेज है तो वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। हम सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं फॉर अ प्राइस। उसके रिटर्न में हम सर्विसेज सेल करते हैं और रिटर्न में हम एक प्राइस लेते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया क्या है? कोई भी एक ऐसा बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी जो हम करते हैं किस पर्पज से? प्रॉफिट्स अर्न करने के पर्पज से करते हैं, वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के और भी कई नेम होते हैं, ये और भी कई नेम से जानी जाती है, सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि इसे, जैसे कि यहाँ नेम्स आप देख सकते हो मैंने लिखे हैं, बल्कि इसे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस फर्म भी कहते हैं, बिजनेस कंसर्न भी कहते हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग भी कहते हैं, और हम इसे बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप कहीं और ये नेम सुने और कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के ही ये अलग अलग डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है इंगेज इन सम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करते टाइम भी बता दिया था, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं कोई एक बिजनेस कंडक्ट करती हैं या कोई भी एक कमर्शियल एक्टिविटी करती हैं। वो कौन सी एक्टिविटी होती है? ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह की कोई एक्टिविटी, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट करती हैं तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि अगर वो किसी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक है और वो वही है। सेकेंड, ओन एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ओन एंड कंट्रोल। सी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, उसका एक ओनर जरूर होता है। ठीक है, एक ओनर होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो कंट्रोल करता है, रन करता है, उसके टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका ओनरशिप और इसका कंट्रोल कोई एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनरशिप ऐसा नहीं है किसी का अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, या तो ओनर एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप जॉइंटली भी बिजनेस रन कर सकते हैं, दो लोग मिलकर, वो भी हो सकता है। तो ये इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड, बेस्ड अपॉन एन एग्रीमेंट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, फॉर्म होने के पहले एक एग्रीमेंट होता है जो वो साइन करती है। वो एग्रीमेंट फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट जरूर साइन करती है। ठीक है, सो इट इज बेस्ड अपॉन एन एग्रीमेंट। फोर्थ, प्राइमरी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस रन करती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कोई भी काम करते हैं उसका मेन मोटिव वेल्थ, इनकम, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का भी यही है, कोई भी बिजनेस रन होता है तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। आपके अराउंड कई बिजनेस आप देखते हो, कई लोग बिजनेस रन करते हैं, इसलिए तो नहीं रन करते कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दे रिटर्न नहीं मिले। कोई भी बिजनेस इसलिए रन होता है कि हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिले, इनकम अच्छी अर्न हो। तो इसका भी वही मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, इसी पर्पज से ही रन होती है।
देन एक्सपोज टू वेरियस रिस्क। एक्सपोज टू वेरियस रिस्क का मतलब है कोई भी बंदा बिजनेस रन करता है, इन्वेस्टमेंट लगाता है, बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टिंग में रिटर्न कम मिलता है, थोड़ा धीरे धीरे रिटर्न बढ़ता है, बट ठीक है बहुत सारे रिस्क हैं एनवायरमेंट में जिससे वो बिजनेस एक्सपोज रहता है। जैसे कि सपोज आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, आपने पर्टिकुलर क्लोथिंग आपने अपनी शॉप में लगाई, कोई भी पर्टिकुलर क्लोथिंग, एकदम से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, भाई कोई हीरोइन ने कोई दूसरा और कपड़ा पहन लिया, किसी हीरोइन ने कुछ और प्रिंट में कपड़ा पहन लिया, एकदम से फैशन चेंज हो गया। अब क्या, आपको अपना जो आपकी दुकान में स्टॉक था, जो माल था, पूरा क्या हो गया, कोई नहीं ले रहा, सब कह रहे हैं मैं तो नया फैशन चाहिए, आपकी दुकान पे नहीं है वो नया फैशन, हम तो नहीं लेंगे, हमें दूसरा फैशन चाहिए। पूरा स्टॉक आपका ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, अब आपको नया स्टॉक लगाना पड़ेगा जो कि न्यू ट्रेंड में है, अब नया ट्रेंड में आया है। एक रिस्क हमेशा रहता है, कोई भी आप बिजनेस रन करेंगे उसमें एक रिस्क हमेशा रहता है लॉस होने का। कोई भी नहीं खरीद रहा, अगेन आपका लॉस ही होगा ना, आपका वो स्टॉक ऐसे ही रखा रह जाएगा। सो ये आपका लॉस है, आपने तो पैसा लगा के वो चीज़ खरीदी थी। तो बिजनेस में आप हमेशा एक रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है, आप हमेशा एक रिस्क से एक्सपोज जरूर रहते हैं, कभी भी रिस्क हो सकता है आप बहुत लकी हैं तो रिस्क ना भी हो, बट एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है जिसका आपको डर रहता है। लास्ट, ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट बिजनेसमैन और गवर्नमेंट और बोथ। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई प्राइवेट पर्सन जो प्राइवेट बिजनेसमैन यानी कि हम आप भी रन कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी इसको ओन कर सकती है, गवर्नमेंट भी ओनर हो सकती है, वो भी कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकती है, या बोथ। या बोथ कौन, बोथ में आ गया प्राइवेट बिजनेसमैन और गवर्नमेंट, दोनों ज्वाइंटली मिलकर के 50-50 शेयर पे भी एक नया बिजनेस या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, मैं आपको रीड कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस किस किस वेज में क्लासिफाइड है। देखिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी क्लियर किया, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बट उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद वो एक प्राइस चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है, इन रिटर्न एक प्राइस चार्ज करते हैं जो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जिस तरह की वो एक्टिविटीज़, जिस तरह का वो फैसिलिटीज़ हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के नेचर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का। सो दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं उसके बेस पे ये पूरा क्लासिफिकेशन है। उसके बेस पे सिक्स टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये कि सारी हैं: ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपोर्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेयर हाउसिंग फर्म्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विद द टॉप वन, सबसे पहला हमारा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स को बेचने और खरीदने इस काम में इंगेज्ड है, ठीक है, वो हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने के काम में इंगेज होती हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, हो सकते हैं जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ठीक है। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है, मैं शॉर्ट में क्लियर कर दे रही हूँ। देखो, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में अगर गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो फैक्ट्री से वो माल कहाँ बेचा जाता है, वो माल होलसेलर्स को बेचा जाता है, ठीक है। होलसेलर्स कौन होते हैं, जो उस माल को, फैक्ट्री से निकले हुए माल को बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खरीदते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में वो खरीदते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद वो उसी प्रोडक्ट्स को, उसी माल को रिटेलर्स को सेल करते हैं, ठीक है। रिटेलर्स वो शॉप होती है जो आपको अपने आसपास, अगल बगल बाहर निकलोगे मार्केट में जितनी भी शॉप्स दिखेंगी वो रिटेलर्स की शॉप है। तो वो होलसेलर्स, जैसे सपोज कोई एक पेन की शॉप ले लो, कोई कोई एक फैक्ट्री है, उसने मार्कर्स बनाए हैं, कोई मार्कर एक तो बनाएगा नहीं, लाखों करोड़ों मार्कर वो प्रोड्यूस करती है डेली। होलसेलर्स ने लैक्स ऑफ मार्कर उससे परचेज किए, रिटेलर्स को वो क्या करती है, आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में जिसको जितनी ज़रूरत है अपने पास वो कुछ कुछ स्टॉक रखता है और होलसेलर से खरीदता रहता है। इस दुकानदार ने उससे लिए, उसने कहा भैया ठीक है आप हमें 50 मार्कर दे दो, ठीक है। तो आपकी लोकेलिटी में सपोज एक शॉप है स्टेशनरी की, जिसके पास कुछ मार्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्वांटिटी में, जब उसके पास खत्म हो जाता है तो वो फिर से होलसेलर से वापस माल मंगवा लेता है, अपने पास रीफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो होलसेलर्स देते हैं
जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप मैन्युफैक्चरर्स से, फैक्ट्री से डायरेक्ट लेते हैं और आगे रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये एक पूरा चेंज चलती है, स्ट्रक्चर है पूरा, ये चलता है जो, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल होता है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्ट को, गुड्स को परचेज एंड सेल, बाय एंड सेल, इसका काम करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली कौन सी हो गई? वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गुड्स, ना कि सिर्फ गुड्स बल्कि पैसेंजर्स, गुड्स या पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने का काम करती हैं, हेल्प करती हैं। सपोज आपने देखा है बहुत लोग शिफ्टिंग करते हैं अपने घर की, आपने देखा होगा अपने घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे करते हैं? सामान एक जगह से दूसरी जगह पे आप कैसे ले जाते हो? कभी अगर सपोज आप एक ऐसी प्लेस से शिफ्ट कर रहे हो जो बाय रोड सामान नहीं आ सकता, हम रेलवेज का सहारा लेते हैं। रेलवे में भी एक लगेज बुकिंग की फैसिलिटी है, जहाँ पे आप अपना सामान वहाँ पे दे सकते हो, बुकिंग ले सकते हो, रिसिप्ट, वो पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सिटी में आपका सामान पहुँचा देते हैं। वहाँ स्टेशन से आप सामान पिक कर लो, उतार लो, आपका सामान ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। या फिर हम रोडवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्टिंग के टाइम क्या होता है, टेम्पोस, ट्रक्स, ये सब हमें हेल्प करते हैं। आप इनसे कहो कि भैया हम घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, वो आ जाएंगे, आपका सामान भरेंगे ट्रक में, पैक करेंगे, भरेंगे ट्रक में और दूसरी जगह पहुँचा देंगे। अगर आपको उसी शहर में करना है ये काम, शिफ्टिंग, तो इनफैक्ट दूसरे शहर में भी करना है तो उसके लिए रोडवेज है, बट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप फ्लाइट्स का सहारा ले सकते हो। फ्लाइट्स हैं, रेलवेज हैं, रोडवेज फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है काम करते हैं, कैरी करते हैं पैसेंजर्स या गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ये ट्रांसपोर्टर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारी है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस आपने बहुत सुने होंगे, इतने इंश्योरेंस आते हैं टीवी में, ऐड में, ज़िंदगी के साथ भी और बाद भी। इंश्योरेंस कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। सिर्फ इतने ही नहीं, इतने शायद आपको पता होंगे, इंश्योरेंस और भी होते हैं। मरीन इंश्योरेंस भी होता है, राइट, मरीन इंश्योरेंस भी होता है, या फायर इंश्योरेंस भी होता है, कंपनीज़ के लिए होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए होता है। तो तमाम तरह के इंश्योरेंस होते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज़ वो इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने पॉज क्यों लिया, इसलिए कि ये बताने के लिए आपको कि सर्विसेज कोई गुड्स नहीं है, सॉरी, जो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोई गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज के अंदर आता है। ये आपको सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंश्योरेंस कंपनीज ये काम करती हैं। फिर आ जाते हैं हम वेयर हाउसिंग फर्म्स में। वेयर हाउसिंग फर्म्स क्या होती हैं? देखिए, वेयर हाउसिंग फर्म्स वो होती हैं जो आपका सामान जो है स्टोर करती हैं अपने पास। तो वेयर हाउसिंग फर्म्स वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि एग्जांपल दूँ अगर इसका, तो इसका एग्जांपल हो सकता है पब्लिक वेयर हाउसेज या बॉन्डेड या कोल्ड स्टोरेजेस। देखिए, वेयर हाउसिंग का बेसिकली काम क्या होता है, वेयर हाउसिंग फर्म्स का काम क्या रहता है, कोई भी फैक्ट्री बल्क में, जैसे सपोज हम एक आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ एडिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अगर ऐसे ही किचन कह रही हूँ, फ्रिज के बाहर 4 दिन आप छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, उसका फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो अब क्या है, सपोज कोई फैक्ट्री बल्क में आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रही है, होलसेलर्स क्या करेंगे, बल्क में आइसक्रीम खरीदेंगे, रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रोवाइड करेंगे। पर तुरंत तो रिटेलर्स जाके उनसे सारी की सारी नहीं ले जा सकते ना। ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि भाई इधर हमने करोड़ रुपए की आइसक्रीम खरीदी, उधर वो बिक भी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं बिकेगी, टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सा रूम बुक करना पड़ेगा, एक वहाँ जो कि कोल्ड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम अपना स्टॉक रख सकते हैं। नॉट ओनली आइसक्रीम, या कोई भी ऐसा एडिबल प्रोडक्ट है जो कि अगर हम उसे फ्रिज के बाहर निकालते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। देखिए, अब जो होलसेलर्स होते हैं वो बल्क में सामान खरीदते हैं, वो फ्रिज नहीं कर देंगे जिसमें सामान रखने के लिए लाख रुपए का सामान, करोड़ रुपए का सामान, वो कोल्ड स्टोरेज लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग का मतलब यही है, आप बल्क में सामान लेते हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं अपना सामान जब तक वो पूरा सेल आउट नहीं हो जाता। सो वेयर हाउसिंग फर्म्स पब्लिक वेयर हाउसेज भी होते हैं हमारे, और हमारे जैसे कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है वेयर हाउसिंग फर्म्स के। ये वेयर हाउसिंग फर्म्स ये काम करते हैं, आपका स्टोर करके रखेंगे सामान। देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक तो बहुत ज़्यादा क्लियर टर्म होगा आपके लिए, आपने बहुत सुना होगा बैंक का नाम। अकाउंट होता है आपका बैंक में। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, दे एक्सेप्ट योर डिपॉजिट। जो कैश आप डिपॉजिट करते हो बैंक में वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको। डिपॉजिट कैश एक्सेप्ट करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, और लॉकर फैसिलिटी भी होती है इनके पास। प्लस और क्या होता है इनके पास, जैसे कि आपको अगर लोन के अलावा, आपने वो देखा है म्यूचुअल फंड्स,
कि बहुत ऐड आते हैं, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, आप गोल्ड उनको दीजिए, रिटर्न में आप कैश लीजिए, मीन्स इस तरह की तमाम फैसिलिटी ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो ये हुआ है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। और नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या करती हैं, एडवर्टाइजिंग एड्स आपने बहुत देखे होंगे, टीवी में आते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एक नया प्रोडक्ट शुरू कर रही है, उसको हम पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे कि हाँ हमने एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, और इसमें ये यूज़ है आपके लिए, ये बहुत फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, भैया ऐसे कर देता है। भैया सपोज मैंने ये एक नया मार्केट शुरू किया है, ये एक नया मैंने मार्केट लॉन्च किया है अभी मार्केट में, और ये क्या काम करता है, ये लिखता है, इसमें ब्लैक इंक है, इसको आप बदल के ब्लू भी कर सकते हो, इसमें ग्रीन, पिंक, अलग अलग कलर्स इसमें इंक डालोगे, उस रंग का वो चलेगा। तो भैया मैं कैसे बताऊँ लोगों को ये बात कि मैंने अपनी फैक्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट करके ये करा है। तो ये काम एड्स करते हैं हमारे लिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसा देते हैं, वो हमारे लिए एक ऐड बनाते हैं और फिर उस ऐड को पब्लिकली टीवी पे चलाते हैं। पिक्चर्स और सीरियल्स या न्यूज़ या कार्टून्स, जो भी चीज़ें टीवी में आती हैं उनके बीच में वो आपको ऐड दिखाते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट का भी ऐड उसी बीच में आपको दिखेगा, आप देखोगे अच्छा मार्केट में नई चीज़ आई है, ये मार्कर, जो इंक हम इसमें डालेंगे उस कलर का ही लिखेगा। ओह दैट्स नाइस। तो मेरा काम हो गया, मैंने जो प्रोड्यूस किया अल्टीमेटली पब्लिक तक, वो कस्टमर तक पहुंच गया। तो ये काम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज करती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऐड बनाएंगी आपके लिए और पब्लिक तक उसको पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑल 6 टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ ये करती हैं उनके नेचर पे बेस्ड पे ये 6 टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी। तो अब मैं जैसे आपको बता रही थी, अभी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ सेक्टर्स में ग्रुप्ड हैं, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह के सेक्टर्स में ग्रुप्ड हैं, 3 तरह के सेक्टर्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर, देन इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज द टर्शियरी सेक्टर। ये 3 तरह के सेक्टर्स में ग्रुप्ड हैं। इन सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें क्या होता है, जो कि नेचर के पास चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे अराउंड नेचर है, नेचर के पास जो गुड्स अवेलेबल हैं वो हम उससे लेकर के मैनकाइंड को अवेलेबल करवाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ये होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है, आपको और बेटर एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि हम कैसे नेचर से रिसोर्सेज लेते हैं और मैनकाइंड को प्रोवाइड करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, आप एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत अच्छे से अपने आप क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग, कैटल ब्रीडिंग, प्लांटेशन, हंटिंग, ऑयल ड्रिलिंग, फिशिंग। मैंने कुछ मेंशन किए हैं, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिशिंग। फिशिंग नेचुरली हमारे नेचर में अवेलेबल है। क्या होता है फिशिंग में, सपोज अगर हम फिशिंग का एग्जांपल लेके चलें तो हम फिशेस को पकड़ते हैं, सी वगैरह से हम उनको पकड़ते हैं और अल्टीमेटली उसका बिजनेस होता ही है, ठीक है, होता है, उनका बिजनेस होता है, आगे सेल आउट करते हैं और हम सबको पीपल को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, सबको प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक बिजनेस हो गया। फिशेस तो हमारी नेचुरली नेचर में अवेलेबल है, वहाँ से लिए हमने उनको, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, फार्मिंग, प्लांटेशन, इन सब का एग्जांपल ले लो। इसमें क्या है भाई, हम पेड़ लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, फिर उसमें से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर अब वुड भी हमारा बेसिकली वहीं से आता है, वुड से ही पेपर बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। तो बेसिक रॉ मटेरियल यहाँ से आ रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं, प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर का मेन काम क्या है, गुड्स एक्सट्रैक्ट करना नेचर से और मैनकाइंड को प्रोवाइड करना। मैनकाइंड को या तो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड करता है, जैसे कि नेचर से उसने एक्सट्रैक्ट किया, हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और डायरेक्टली मैनकाइंड को सेल किया टू कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए। या फिर हमें नेचर से कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो हम आगे फर्दर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, वो इंडस्ट्रीज उन पर काम करती हैं और उससे एक प्रोडक्ट बना देती हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, जैसे ट्रीज से हमें क्या मिलती है, वुड, उस लकड़ी से क्या होता है, फर्नीचर बनते हैं, और क्या होता है, पेपर भी उसी से बनता है, राइट। तो ये रॉ मटेरियल्स जो बेसिक उन बड़ी इंडस्ट्रीज को फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए जिससे ये चीज़ें बनेंगी, वो कहाँ से आ रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज से आ रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है। सो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, इनको एक नाम बताऊं और, एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। दूसरी चीज़, ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज को, ऑलराइट।
तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। नाउ टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही हैं, वो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लेती हैं और आगे फर्दर उसे प्रोसेस करती हैं और फाइनली उसे सेल करती हैं, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग, पॉटरी, कारपेंटर, शिप बिल्डिंग एंड हाउस बिल्डिंग। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये गुड्स का प्रोडक्ट्स का ये प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी जो सेक्टर्स होते हैं बेसिकली ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल फर्नीचर, वुड, पेपर का दे दिया है कि वुड कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। कौन निकाल रहा है, प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो आती हैं, किसको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं उन्हें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और फिर वो उसको क्या कर रही है, आगे फर्दर प्रोसेस कर रही है, उससे फर्नीचर्स बना रही है या फिर पेपर बना रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज। अब जो सेकेंडरी सेक्टर्स की हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी सेक्टर को का एक और नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर का भी एक और नेम है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब आते हैं हम टर्शरी सेक्टर पे। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सी टर्शरी सेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला कमर्शियल, दूसरा पर्सनल, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कमर्शियल सेक्टर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस 6 उनके नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेस पे 6 तरह की होती हैं, क्लासिफाइड है 6 तरह से, वो सब इसके अंदर आएगा कमर्शियल के अंदर। सो टर्शरी सेक्टर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कमर्शियल, जिसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आ गई, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। ये सब मैंने आपसे अभी की डिस्कस करी, राइट। तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगी, दोबारा आई थिंक बताने का कोई पॉइंट नहीं है, वो सब इसके अंदर आ गया। बी है पर्सनल सेक्टर, यानी कि पर्सनल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा रब हो गया, मैं क्लियर आउट कर दूँ इसको। L। सो पर्सनल सेक्टर के अंदर हमारी वो सारी सर्विसेज आ गई जो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे कि टीचिंग, नर्सिंग, पुलिस, मेडिकल लाइन में है जो सर्विसेज हैं। सो ये इस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनल लेवल पे, फेस टू फेस हमारा एक टच रहता है लोगों से, पर्सनल कम्युनिकेशन रहता है, उस पर हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया आपको। तो टर्शरी सेक्टर को बेसिकली, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लिख देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि प्राइमरी सेक्टर का एक और नेम है हमारे पास, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सॉरी ई रह गया, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैंने आपसे कहा कि इसे आई थिंक स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, समझ लेना। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और जो हमारा टर्शरी हो गया, टर्शरी को हम थोड़ा सा हौच-पौच है, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग इट एक्चुअली। ये हो गया हमारा सर्विस सेक्टर, इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गुड्स तो बेसिकली नहीं, हम सर्विसेज, जैसे कि ये सारी सर्विसेज ही आप देख लो। इसके अलावा मेडिकल भी है, और भी सर्विसेज हैं, आप जानते हो सारी सर्विसेज के बारे में, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कमर्शियल एक पर्सनल। कमर्शियल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे अभी, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, बैंक्स, एडवर्टाइजिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी इसमें। पर्सनल में टीचिंग, नर्सिंग, पुलिस, मेडिकल लाइन, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी पर्सनल लेवल पर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी हमारी आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी सर्विसेज इसमें आ जाएंगी, डिटेक्टिव भी आ सकता है इसमें, ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। गाइस, इस सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, देन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ किस टाइप में क्लासिफाइड हैं, देन उनकी ग्रुपिंग 3 सेक्टर्स में है, वो कौन से 3 ग्रुप्स हैं जिसमें वो जिनके सेक्टर्स में वो डिवाइडेड हैं। मैंने आपसे इसमें ये सब डिस्कस किया। होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हो सेशन को, ओके। यू कैन जस्ट लाइक द सेशन, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और अभी और वीडियोस भी अपलोड करूँगी मैं, राइट, आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो थैंक यू एंड दिस वाज ऑल फॉर द डे, बाय।